सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर करा था अब हम उससे नेक्स्ट चैप्टर करते हैं हिस्ट्री का, जो कि आपके एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। चैप्टर का नाम है बदलती हुई संस्कृति और परंपराएं। ये चैप्टर आपने स्कूलों में भी पढ़ा होगा, हर जगह ट्यूशन्स अगर आप जाते तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार लाइक और मेरे चैनल को बदलती हुई सांस्कृतिक और परंपराएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशनल्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। ठीक है, एक फ्रांसीसी शब्द जिसका अर्थ है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का अर्थ होता है, ये पुनर्जन्म का अर्थ इससे नहीं है कि हम एक सोए हुए व्यक्ति को उठा रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि हम एक जो विचारधारा है जो पहले थी और फिर बीच में वो बदल गई, हम उस चीज़ को दोबारा जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई थी, फिर ये रोम, वेनिस और फ्लोरेंस में शुरू हुआ। ठीक है, जो पुनर्जागरण है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। उसके बाद क्या है, ये उसके आसपास के जगहों पे फैल गया, जैसे रोम में फैल गया, वीनस में और फ्लोरेंस में आसानी से जो है वो फैल गया। अगर मैं आपको पुनर्जागरण का एक सीधा सा अर्थ बताऊं, पुनर्जागरण का मतलब होता है एक जागरूक मानसिकता को एक दोबारा से पुनर्गठित करना। जैसे पहले के टाइम में क्या थे, सोच लोगों की अच्छी थी, फिर बीच में वहीं पे क्या है, लोगों की अलग विचारधारा आ गई, तो इसलिए क्या है वो पुनर्जागरण क्या कर रहे थे, लोगों को दोबारा जागरूक कर रहे थे सही चीज़ों के प्रति। ठीक है, पुनर्जागरण ने लोगों में समानता की भावना पैदा की और समाज में व्याप्त अंधविश्वास और रिवाजों पर हमला किया। आपको पता होगा जब पुनर्जागरण स्टार्ट होने से पहले ही उस टाइम पे क्या था, मध्यकाल में जब था, उस टाइम पे लोगों का इतने वो अंधविश्वास में थे, बहुत ज़्यादा। वो जो चर्च था वो हर चीज़ चर्च के ऊपर मानते थे। उस टाइम पे कुछ इस तरह के रिवाज आ गए थे कि अगर आपने ये गलत काम करा है तो आप ये पूजा करवाओ, ये ठीक हो जाएगा। अगर सपोज़ आपने कोई मर्डर करा है तो आप इतने का दान दक्षिणा करो तो वो आपका माफ़ हो जाएगा। अगर आपने छोटी गलती करी है तो आप छोटे दान दक्षिणा दो। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न बन गया था अंधविश्वास में, लोगों में समानता नहीं थी। जो सबसे ऊपर थे राजा वाजा, वो भी क्या है, सिर्फ चर्च के जो होते थे ना उनकी ही मान्यता थी और वो किसी को नहीं मानते थे। ठीक है, पुनर्जागरण काल के साहित्य ने लोगों की राजनीतिक सोच में एक नया परिवर्तन लाया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब पुनर्जागरण नहीं आया था उस टाइम पे जो लोग थे वो बहुत अंधविश्वास में थे, तो वही पुनर्जागरण आते ही वहाँ की सांस्कृतिक चेंज हुई। क्योंकि पहले सांस्कृतिक में क्या था, अंधविश्वास, असमानता, ये कहती कि लोगों के अंदर आ गई थी। लोग बुक्स नहीं पढ़ते थे, लोगों की बात पे विश्वास करते थे डायरेक्टली। तो वहाँ पे से क्या है, एक बहुत बड़ा चेंज आया। अगर आप किसी की बात सुनो और फिर उसी मतलब एक, जैसे आप मान लो भगवद गीता है, आपने भगवद गीता के बारे में बहुत सुना होगा कि उसमें ये लिखा है वो लिखा है, लेकिन कभी आपने पढ़ा नहीं। तो वही क्या था, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आप उसको और अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है, आगे देखते हैं पुनर्जागरण पुरुष, कई हितों और कौशल वाला व्यक्ति। ठीक है, पुनर्जागरण पुरुष कौन होगा, जिसके कई हित होंगे, कई कौशल वाला व्यक्ति होगा, कि वो अपने हित रखना जानता हो, एक मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति हो। ठीक है, आगे देखते हैं दस्तावेजों का दस्तावेज। ठीक है, चर्च द्वारा जारी किए गए एक दस्तावेज जो उसके सभी पापों के आधारों पर अनुपस्थिति करने के लिए एक लिखित वादे की गारंटी देते थे। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया स्टार्टिंग में ही कि हर चीज़ का एक वहाँ पे लिखा जोखा होता था कि आप ये पाप कर रहे हो तो आपको इतना आप दान दक्षिणा दो, इतनी पूजा करो, वो ख़त्म। फिर अगर आपने ये करा है तो आप ये काम करो, अगर आप पूजा करने आए हो तो आप वहाँ पे अलग अलग उन्होंने रीति रिवाज बना दिए थे अपने हिसाब से। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस अगर MCQs आएंगे आप
आपके में एग्ज़ाम में, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस का भाई या फिलिंग द ब्लैंक्स में वो दे देते हैं कभी कभार। 1455 में गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया। जो एक गुटेनबर्ग था उसने क्या है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, किसमें, 1455 में। ठीक है, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। 1455 में गुटेनबर्ग के द्वारा ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। आगे देखते हैं। यूरोप में 1447 में कैक्सन द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था। जो पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुआ था वो कैक्सटर के द्वारा हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, यूरोप में ही हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पुस्तकों की मात्रा बढ़ गई। इसमें शिक्षा के प्रसार में भी बहुत मदद की। पहले क्या था, जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई, उसकी स्थापना हो गई, प्रिंटिंग प्रेस में क्या थी, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा जो है पुस्तकों की प्रिंटिंग की जाती थी। तो उससे क्या था, तो बुक की संख्या क्या है, कम, मतलब अधिक हो गई, और जो रेट क्या थे वो कम हो गए। जब पहले के टाइम में कि जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी, आविष्कार नहीं हुआ था, उस टाइम पे क्या थे, लोग हाथों से पुस्तकें लिखते थे। जब लोग हाथों से पुस्तकें लिखते थे तो वो एक लिमिट में ही लिख पाते थे। कोई एक बंदा एक दिन में 1 या 2 पुस्तक से ज़्यादा नहीं लिख सकता, एक लिमिट होती है। तो इसलिए क्या थी, वो जो पुस्तकों की वो थे प्राइस, वो बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, क्योंकि एक पुस्तक को महंगी चीज़ क्या है, गरीब लोग नहीं खरीद सकते। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आई, उससे सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि पुस्तकों की मात्रा बढ़ गई, पुस्तकों का प्राइस कम हो गया, उनका दाम कम हो गया। ठीक है, और क्या है, अब जो गरीब लोग थे वो भी उसे आसानी से ले सकते थे और इच्छुक थे पढ़ने के लिए कि हाँ ऐसा है ऐसे, तो वो इच्छुक थे पढ़ने के लिए। जिससे क्या है, जो चर्च वगैरह थे इन पे एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि लोग अब समझ चुके थे कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। ठीक है, अंधविश्वास भी इससे कम हुआ था। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, आपने ये नाम मेरे ख्याल से ऑफकोर्स सुना होगा। लियोनार्डो दा विंची सबसे बड़े जो है वो चित्रकार थे, जिन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, मोनालिसा। जो मोनालिसा पेंटिंग थी, उसमें वो पेंटिंग इसलिए ख़ास थी इनकी, लियोनार्डो दा विंची की, क्योंकि उस पिक्चर को आप जैसे देखोगे, आपका मतलब मूड अच्छा है तो वो पिक्चर आपको हंसती हुई दिखेगी, और अगर आप सैड हैं तो वो पिक्चर आपको सैड दिखेगी। उसमें इस तरह की मतलब खासियत थी। तो आपको इस चीज़ से एक चीज़ पता लगी होगी, जब पुनर्जागरण के बाद क्या था, मानवता पे बड़ा विचार करा गया। अब यहाँ पे क्या था, कोई भी चीज़ जो है वो कल्पनाशील नहीं थी। जो लोग थे वो खुद ही मतलब अब चाह रहे थे कि मानवतावाद पे बात हो, कोई किसी भी चीज़ की कल्पना की कोई जगह ही ना हो, जैसा मानव है वैसा ही उसको दिखाया जाए। ठीक है, आगे अब हम रीड करते हैं। मैंने आपको समझा दिया। लियोनार्डो दा विंची सबसे महान चित्रकारों में से एक थे। उनका जन्म 1452 में फ्लोरेंस में हुआ था। जो लियोनार्डो दा विंची थे ये एक महान चित्रकार थे, मैंने आपको जैसे बताया। इनका जन्म जो है वो 1452 में फ्लोरेंस में हुआ था। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची एक चर्चित कलाकार थे। चर्चित से मतलब कि इनकी जो पेंटिंग्स थी वो बहुत मशहूर, एक चर्चित चित्रकार थे कि इनकी जो पेंटिंग्स थी उसकी चर्चा होती रहती थी। इसकी अनुरुचि वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तथा विस्तृत थी। इन्होंने ही मोनालिसा और दी लास्ट सपर जैसी चित्रकारों की रचना की है। मोनालिसा मैंने आपको बता दिया था, और दी लास्ट सपर भी इन्हीं की ही क्या है, जो पेंटिंग बनाई हुई है। मोनालिसा और द लिस्ट सपर लियोनार्डो दा विंची की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग थी। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर आपका कभी भी कोई प्रैक्टिकल होता है, अगर आपने इस चैप्टर पे बनाए हैं
तो ये चीज़ आपसे श्योर है पूछी जाएगी कि जो लियोनार्डो दा विंची की फेमस पेंटिंग्स कौन सी है, मोनालिसा और द लास्ट सफ़र। ठीक है, इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। गैलेरिया, ये गैलोरिया कौन थे इनके बारे में देखते हैं। गैलोरिया इटली का एक महान वैज्ञानिक था। गैलोरिया जो था वो इटली का एक बहुत फेमस वैज्ञानिक था। उसने दूरबीन यंत्र का आविष्कार किया और खगोल शास्त्र के अनेक तथ्यों और रहस्यों का पता लगाया। ठीक है, जो गैलोरिया था इटली का, वो एक महान वैज्ञानिक था। इसने क्या है, दूरबीन यंत्र, आप आजकल जो देखते होगे दूर की चीज़ें पास के लिए और पास की चीज़ें दूर देखने के लिए यूज़ होती है, वो इन्हीं का ही मतलब एक देन है, आविष्कार किया था इन्होंने। ठीक है, यूशु की सोयाटी। ठीक है, 1540 में एक इग्नेसिया लोयसा द्वारा यूशु की सोसाइटी की स्थापना की गई। इसमें पोटेशियम का मुकाबला करने का प्रयास किया गया। मेरे हिसाब से अगर आप ये दो नाम भी याद कर लेते हो, गैलोरियल और लियोनार्डो दा विंची, तो ये इनफ रहेगा आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए। क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर या 8 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको इन दोनों के ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको उसकी साइंटिस्ट के ऊपर आ सकता है पूरा। आप बताइए कि उस टाइम के क्या क्या महान वो थे, बस। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपको ये दो नाम आपके लिए इनफ होंगे, तो आप ये दो ही याद कर लीजिए और ये इजी भी है। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो, आई होप इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आई होप आपको ये जितना मैंने अभी तक समझाया आपको ये सब क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मानवतावाद। मानवतावाद 14वीं शताब्दी में इटली में शुरू की गई एक आंदोलन में से एक है। मानवतावाद जो है वो पुनर्जागरण के आसपास ही स्टार्ट हुआ था। तो क्या है, ये 14वीं शताब्दी में इटली में आरंभ हुआ था। ठीक है, पेट्रक जो मानवतावाद के पिता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने पादरी के अंधविश्वास और जीवन शैली की आलोचना की। मानवतावाद के पिता कौन है, पैट्रियार्की। जो पैट्रियार्की थे वो कौन थे, मानवतावाद के क्या है, पिता थे। इन्होंने क्या है, एक पादरी वर्ग, अंधविश्वास और जो जीवन शैली थी उस टाइम पे, उस पर क्या थी, उनकी आलोचना ही की थी, उनमें कमियां निकाली थी। कमियां क्या निकाली थी, उस टाइम पे वो कमियां थी लोगों में। ठीक है, मानवतावादी लोगों का तर्क था कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोम वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। क्या था, उस टाइम पे मानवतावाद का तर्क था कि जो लोग थे, मध्यवर्गीय जो लोग थे, चर्च ने उनके दिमाग में इतना ही अंधविश्वास भर दिया था, उनके माइंड को ऐसे कन्वर्ट कर रखा था, इतना जकड़ रखा था कि जो मनुष्य था, मानव था, वो रोम वासियों की जो वो थी ना मतलब जितना भी ज्ञान था उसे भूल चुका था। इस तरीके से कर रखा था। आपने आज के टाइम में भी देखा होगा कि अगर आज कोई पंडित बोल दे कि ये चीज़ गलत है तो उसके बाद सब मानेंगे, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक कोई नहीं देखता कि ये बात किस रीज़न से गलत है। ठीक है, जैसे आजकल के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्राचीन काल से करते तो आ रहे हैं, लेकिन हमें उनका लॉजिक नहीं पता कि किस रीज़न से वो हो रही हैं। बस हमारे पूर्वज कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। इस तरीके की सोच आज भी है। आगे देखते हैं। मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी है। क्या था, जो मानवतावादी लोग थे उनका मानना था कि जो मनुष्य का निर्माण है, उसका जो निर्माण है वो स्वयं ईश्वर ने करा है। ठीक है, तो जो मानव है उसे अपना जीवन जीने का तो पूरा अधिकार है कि वो अपने जीवन को किसी भी स्टाइल में जी सकता है। ऐसा कोई उस पर स्पेसिफिक पाबंदियां नहीं है कि तुम ऐसा मत करो वैसा मत करो, ऐसा नहीं था। ठीक है, मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में
वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि नहीं अब भगवान ने हमें बना दिया है तो हम सारी ऐसी चीज़ें करें जो भगवान के सही हो। आपको अपनी खुशी भी ढूंढनी ही चाहिए। ट्रेडो के फैला फूलने के कारण मिला। ठीक है, आगे देखते हैं मानववादी विचारधाराओं के अभिलक्षण। क्या अभिलक्षण थे जब मानवतावादी विचारधारा आई थी? क्या आगे देखते हैं। मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत मानव के जीवन सुख और समृद्धि पर बल दिया गया। क्या हुआ था जब मानवतावादी आए तो कुछ चेंजेस हुई लोगों में, सोसाइटी में कुछ चेंजेस हुए। पहला क्या था कि जो समृद्ध, स्टार्टिंग से देखते हैं। मानवतावाद विचारधारा के अंतर्गत मानव के सुख जीवन के, कि मानव चाहे कुछ भी करे बट एटलीस्ट वो एक सुखी जीवन व्यतीत करे। ठीक है, इस पे जोर दिया गया। मानवतावाद के मध्य से यह तथ्य स्पष्ट हो गए कि मानव धर्म और ईश्वर के लिए ही ना होकर हमारे अपने लिए भी है। ये नहीं है कि हमें मानव का जन्म मिला है तो हम सिर्फ उसे धर्म और ईश्वर के लिए ही करें, हमें अपने लिए भी करना है। ठीक है, मानव अपना एक अलग विशेष महत्व है। मानव का अपना एक विशेष महत्व है। ठीक है, मानव ईश्वर के या जो चर्च वगैरह इनके अधीन नहीं है। मानव जीवन को सुधारने व उसके भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने पर बल दिया गया। क्या था इस चीज़ में कि मानव का जो भौतिक जीवन है, जो उसकी समस्याएं हैं, उसको समाधान करने पर जोर दिया गया। मानव का सम्मान करना चाहिए। इसका कारण यह है कि मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना में से एक है। पुनर्जागरण काल में मानव कलाकारों की कृतियों और मूर्तिकला में जीसस क्राइस्टो को मानव शिशु के रूप में और मेरी को वात्सल्य माँ के रूप में चित्रित किया गया। मानववादी रचनाओं ने धार्मिक भावनाओं का ह्रास किया। पुनर्जागरण काल में महान साहित्यकारों में अपनी कृतियों में प्रतीकवाद, मानव की भावनाओं, दुर्बलताओं और शक्तियों का विश्लेषण किया गया। उन्होंने अपनी कृतियों के केंद्र के रूप में धर्म व विश्वास के स्थान पर मानव को रखा। इस युग में प्रमुख साहित्य कृतियों में डिवाइन कॉमेडी, यूटोनिया, हैमलेट आदि प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख ली। आई होप ये रीड करने से ही समझ आ गई होंगी क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। तो आगे का जो हम चैप्टर है मानवतावादी विचार की विशेषताएं और 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति, इटली की वास्तुकला, इस्लामी वास्तुकला, ये चैप्टर जो है हम आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में क्या है कंप्लीट करेंगे। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।